गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो सेंट्रोमास वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम अगला चैप्टर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरे मैकेनिक्स में ये जो रिजिड बॉडी वाला चैप्टर है उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। मतलब चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो या जेई एडवांस का एग्जाम हो या मेडिकल में नीट का एग्जाम हो, मैकेनिक्स में इस रिजिड बॉडी वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है इस रिजिड बॉडी वाले चैप्टर में हमने मैकेनिक्स में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, सारे के सारे कंसेप्ट का इस वाले चैप्टर में यूज होगा। तो चलो ये रिजिड बॉडी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है वो देखते हैं। है ना? तो ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में है ना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल मजबूत या रिजिड होते हैं उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मजबूत पत्थर है तो वो भी रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है। वैसे आयरन का कोई मजबूत सॉलिड ब्लॉक है तो वो भी रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल होता है ना? तो ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मजबूत या रिजिड होते हैं उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना? थोड़ा सा किताबी शब्दों में देखते हैं। तो देखो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि जो भी रिजिड बॉडी होती है वो मजबूत या रिजिड होती है। मतलब उनको खींच भी नहीं सकते और उनको दबा भी नहीं सकते, है ना? ये बोल सकते हैं कि जो भी रिजिड बॉडी होती है वो मजबूत या रिजिड होती है। मतलब इनको खींच भी नहीं सकते हैं और दबा भी नहीं सकते हैं। तो तुम बताओ कि रिजिड बॉडी को खींच नहीं सकते हैं, मतलब इसके पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। और रिजिड बॉडी को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस को टाइम के साथ घटा भी नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो रिजिड बॉडी होती है मजबूत या रिजिड होती है, उसको खींच या दबा नहीं सकते हैं। खींच नहीं सकते हैं मतलब मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस को टाइम के साथ बढ़ा नहीं सकते हैं। और कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस को टाइम के साथ घटा भी नहीं सकते हैं। मतलब रिजिड बॉडी में, है ना, रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान रखना कि किताबी शब्दों में, है ना, किताबी शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस को हम टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ये तो हम अभी देख चुके हैं कि जो रिजिड बॉडी होती है वो मजबूत या रिजिड होती है, मतलब उसको खींच या दबा नहीं सकते, मतलब इसके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस को टाइम के साथ बढ़ा भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। मतलब हमको पक्का पता है कि हमको पक्का पता है कि रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। और तुम खुद बताओ कि इसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स की मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो सेम होनी ही चाहिए, है ना? कह सकते हैं रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल की भी डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है ना। तो बताओ डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, इसलिए किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स की मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। चलो तुम सोच के बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ कि इस मॉलिक्यूल की मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई और इसकी कम हो गई, तो बताओ दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब बॉडी खींच जाएगी, है ना? और ऐसे ही बताओ इसकी मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी कम हो और इसकी मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो, तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस घट जाएगी, मतलब बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। जबकि हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि जो रिजिड बॉडी है उसको खींच या दबा नहीं सकते हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स की मिलाने वाली लाइन के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इन दोनों की रेडियल वेलोसिटी मतलब मिलाने वाली लाइन के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। बताओ इसकी मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रिजिड बॉडी खींच जाएगी, और इसकी मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रिजिड बॉडी दब जाएगी। तो ये खींच या दब नहीं सकती, मतलब कंफर्म है कि कोई भी दो पार्टिकल ले लें तो उनकी मिलाने वाली लाइन के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। लेकिन
मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तुम खुद बताओ कि मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिफरेंट हुई तो ये रिजिड बॉडी घूमने लगेगी, मतलब रोटेट करने लगेगी। तो तुम खुद बताओ कि बताइए, रिजिड बॉडी रोटेट तो कर सकती है लेकिन खींच या दब नहीं सकती है, इसलिए मिलाने वाली लाइन के अलोंग तो उनकी वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए, लेकिन मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वो डिफरेंट हो सकती है, उसके कारण रिजिड बॉडी घूमने लगेगी। हाँ बच्चों, अभी हमने रिजिड बॉडी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट तो तुमने न्यूटन्स लॉ में किया होगा और कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन में किया होगा, लेकिन इस रिजिड बॉडी वाले चैप्टर में हम सारे पार्ट एक साथ कर सकते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई स्मूथ वर्टिकल वॉल है और इधर स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल फर्श है, और इन दोनों के बीच हमने एल लाइन की किसी यूनिफॉर्म रिजिड रॉड को रख दिया है। और चलो, अब इस रॉड को छोड़ दिया है, ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ये वॉल और फर्श बिल्कुल स्मूथ है, तो तब छोड़ने पर रॉड फिसलने लगेगी ना। ये तो हमको पता है, ये दीवार और हॉरिजॉन्टल फ्लोर बिल्कुल स्मूथ है, तो छोड़ने पर रॉड फिसलने लगेगी। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि रॉड का ये वाला जो सिरा है वो तो दीवार के अलोंग नीचे की ओर स्लाइड करेगा। क्या दीवार के अंदर धस सकता है क्या? नहीं धस सकता है, तो हमको पता है कि छोड़ने पर ये वाला जो सिरा है वो दीवार के अलोंग नीचे की ओर स्लाइड करेगा, और ये वाला सिरा दीवार हॉरिजॉन्टल फ्लोर के अलोंग आगे की ओर स्लाइड करेगा। तो बस हमको देखना है कि जिस इंस्टेंट पर रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, उस इंस्टेंट पर इन दोनों सिरों की वेलोसिटी v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर रॉड के मिडिल पॉइंट या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। और फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अगर ओरिजिन माने तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का लोकस क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास के पाथ की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। चलो, हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। फिर हमको दे रखा है कि वर्टिकल वॉल है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इस रॉड को छोड़ दिया है तो हमको पता है कि छोड़ने पर रॉड का ये सिरा दीवार के अलोंग नीचे की ओर स्लाइड करेगा, तो चलो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। और ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो ऑब्वियसली रॉड का ये सिरा फर्श के अलोंग आगे की ओर स्लाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। तो बस जिस इंस्टेंट पर रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, उस इंस्टेंट पर v1 और v2 में रिलेशन क्या होगा वो देखना है। बस इसमें अपने रिजिड बॉडी का कंसेप्ट लगा सकते हैं ना। ये हमको अच्छे पता है कि बता रॉड बिल्कुल रिजिड है, हमको पता है कि रॉड बिल्कुल रिजिड है, इसलिए रॉड के दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों सिरों की मिलाने वाली लाइन के अलोंग या रॉड के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ये पढ़ चुके थे ना हम, है ना। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि रॉड बिल्कुल रिजिड है, इसलिए इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके दोनों सिरों की मिलाने वाली लाइन के अलोंग या रॉड के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। बस उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों सिरों की जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट करते हैं। चलो, इस सिरे की वेलोसिटी v2 है, इसके भी कंपोनेंट करते हैं, तो बताओ इसका भी एक कंपोनेंट तो रॉड के अलोंग होगा और एक रॉड के परपेंडिकुलर। और इस सिरे की वेलोसिटी v1 है, उसका भी एक कंपोनेंट तो रॉड के अलोंग, मतलब मिलाने वाली लाइन के अलोंग, और एक रॉड के परपेंडिकुलर। चलो पहले v2 के कंपोनेंट करते हैं। आराम से बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा। हाँ बच्चों, आराम से बताओ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा, तो इसकी वेलोसिटी v2 है, और इसके साथ एंगल बन रहा है इससे v2 cos थीटा होगा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब v2 sin थीटा। वैसे ही इस v1 के भी कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट के लिए एंगल देखना है, तो देखो एंगल के लिए एक तो तुम चाहो तो इसमें इंक्लाइन की जादुई थ्योरम लगा सकते हो, है ना। तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, इसे डायरेक्ट कर सकते हो।
या तुम चाहो तो छोटे बच्चों टाइप से बेसिक ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। तुम आराम से बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। उसमें से 90 चला गया, ये थीटा चला गया, तो बताओ ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। लेकिन मेरे ख्याल से कचरा करने की जरूरत नहीं थी, वो इंक्लाइन की जादुई थ्योरम लगा सकते हैं। फिर स्मार्ट पर्सन होगा तो डायरेक्ट बोल सकता है कि इस रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो उसके परपेंडिकुलर या उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस सिरे की वेलोसिटी v1 है और इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट v1 cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट v1 sin थीटा। बस दोनों सिरों की जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट कर लिए। अब तुम खुद बताओ कि चूंकि रॉड बिल्कुल रिजिड है, इसलिए इसके दोनों सिरों की मिलाने वाली लाइन के अलोंग या रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। कह सकते हैं ना? वही की रॉड बिल्कुल रिजिड है, इसलिए इसके दोनों सिरों की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसके दोनों सिरों की मिलाने वाली लाइन के अलोंग मतलब रॉड के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। तुम खुद बताओ, ये बताओ इसकी अगर रॉड के अलोंग वेलोसिटी है ना, इसकी अगर रॉड के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रॉड खींच करके लंबी हो जाएगी, और इसकी अगर रॉड के अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो रॉड दब करके कंप्रेस हो जाएगी। जबकि हमको पता है कि रॉड बिल्कुल रिजिड है, खींच या दब नहीं सकती, इसलिए दोनों सिरों की मिलाने वाली लाइन के अलोंग या रॉड के अलोंग तो वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। तो तुम बताओ कि इसकी मिलान है ना, इसकी रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? v1 sin थीटा, और इसकी रॉड के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? v2 cos थीटा। दोनों बराबर होने ही चाहिए। चलो cos थीटा को उधर ट्रांसफर करें, तो तब cos थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो v2 इक्वल टू v1, और इधर क्या बचेगा? sin थीटा अपन cos थीटा, और sin थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं। तो कितना आ गया? v2 इक्वल टू v1 tan थीटा। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, हमको है ना, हमको पता चल गया कि जिस इंस्टेंट पर ये वाला एंगल थीटा है, उस इंस्टेंट पर दोनों सिरों की वेलोसिटी v1 v2 में क्या रिलेशन होगा? v2 इक्वल टू v1 tan थीटा। मतलब इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? v2 इक्वल टू v1 tan थीटा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलो, अब बच्चों अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो, सेकंड है ना, सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब रॉड का ओमेगा कितना होगा वो देखना है। तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि बताओ, मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो फासले को चेंज करती है, लेकिन बताओ मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो घुमाने का काम करती है, मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी पैदा करती है। तो फीलिंग से ध्यान रखना कि मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो फासले को चेंज करती है, लेकिन मिलाने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो घुमाने का काम करती है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करती है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन तो साफ-साफ बोल सकता है कि इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऊपर और इसकी नीचे है, तो उसके कारण पूरा-पूरा सिस्टम ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये पूरा-पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। देखो, वैसे तो ये है ना, वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने की चीज तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बस हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो वही सर्कुलर, है ना, सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा होगा कि सिंपली v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v ओपन आर पढ़ा होगा कि v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v ओपन आर। लेकिन हमको साथ में ये भी पता है ना, हमको साथ में भी पता है कि पूरी पूरी वेलोसिटी घुमाती नहीं है। मिलाने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही घुमाती है ना? मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी हो तो फासले को चेंज करती है। तो हमको पता है कि पूरी पूरी वेलोसिटी घुमाती नहीं है, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वही घुमाती है। इसलिए ओमेगा को सिंपल शब्दों में तो v ओपन आर, लेकिन ज्यादा परफेक्ट शब्दों में v परपेंडिकुलर ओपन आर बोल सकते हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि अगर रॉड के दोनों सिरे मूव कर रहे हो, दोनों सिरे मूव कर रहे हो, तो फिर v परपेंडिकुलर की जगह v रिलेटिव परपेंडिकुलर यूज करेंगे। ये तो सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को सिंपलेस्ट शब्दों में v ओपन आर,
और जरा परफेक्ट शब्दों में v परपेंडिकुलर अपन r, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट मूव कर रहे हो तो फिर एंगुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर r की जगह v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपन r, बस कंफर्म बोल सकते हैं ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो ए पॉइंट के ए सिरे के रिस्पेक्ट में बी सिरे की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपन r, जहां v रिलेटिव परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी सिरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, तुम स्मार्ट ही बताओ कि बता ये जो सिरा है उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी v1 cos थीटा नीचे की ओर, इस सिरे की परपेंडिकुलर वेलोसिटी v2 sin थीटा ऊपर की ओर। तो बताओ, है ना, बताओ दोनों सिरों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो तुम खुद बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी की परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 cos थीटा प्लस v2 sin थीटा। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी v1 cos थीटा प्लस v2 sin थीटा ये हो गई। ओपन r क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, और इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, रॉड की लेंथ l के बराबर। और डायरेक्शन तो कोई अनपढ़ ही बता सकता है, तुम खुद बताओ। ये बी पॉइंट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऊपर की ओर, इसकी नीचे की ओर है, तो उसके कारण पूरी पूरी रॉड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी एंटी क्लॉकवाइज होगी। हाँ बच्चों, अभी हमने रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकाली है ना, लेकिन तुम खुद बताओ कि अभी तो हमने इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाली है ना, ध्यान रखना, अभी तो हमने ए सिरे के रिस्पेक्ट में बी सिरे की एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, लेकिन, है ना, लेकिन तुम अच्छे ध्यान रखना कि रिजिड बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि रिजिड बॉडी में तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी उतनी होती है, मतलब ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी इतनी आ रही है, तो तुम कैलकुलेट करोगे तो बी पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी उतनी आएगी, सी पॉइंट के अबाउट भी उतनी आएगी, और सेंटर ऑफ मास के भी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी उतनी आएगी। इसको हम सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं, जैसे तुम बताओ कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर 10 डिग्री घूम गई, तो उसका हर एक पार्टिकल 10 डिग्री घूमेगा ना, तो बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी में हर एक पार्टिकल बराबर एंगल घूमता है। तो बताओ बराबर एंगल घूमता है मतलब रिजिड बॉडी में हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, और हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम होती है। तो ध्यान रखना कि अभी हमने ए के रिस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, बाकी तुम चाहो तो बी के रिस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी निकालो तब भी उतनी होगी, और सेंटर मास के अबाउट भी उतनी होगी। तो बस ए के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी इतनी आ गई, तो कोई डराने के लिए सेंटर मास के अबाउट पूछे तब भी उतनी होगी। तो याद रखना कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। चलो, अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना। तो देखो, थर्ड पार्ट पे हमको पूछा है कि ये जो इंस्टेंट है ना, इस इंस्टेंट पर रॉड के जो मिडिल पॉइंट है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देख। हाँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा चित्र को थोड़ा साफ कर दिया मैंने। तो ये थर्ड पार्ट में पूछा है कि ए और बी पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है, तो इस इंस्टेंट पर रॉड का जो मिडिल पॉइंट होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, एक तो कोई बहुत स्मार्ट पर्सन है ना, एक तो कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है कि बताओ रॉड का जो सेंटर मास है ए और बी पॉइंट के बिल्कुल बीच में है, तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी होगी वो भी इन दोनों के बिल्कुल बीच की होगी, मतलब मीन होगी, है। तो वही सिंपल लॉजिक से ही बोल सकते हैं कि बता जो सेंटर मास है ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी है वो भी वीए और वीबी के बिल्कुल बीच की होगी, मतलब सेंटर मास की वेलोसिटी वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बस वैल्यू रखते हैं तो कह सकते हैं कि सेंटर मास ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी होगी वो भी वीए और वीबी के बिल्कुल बीच की होगी, तो सेंटर मास की वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2। पहले वीए वेक्टर, तो तुम बताओ ये ए सिरे की वेलोसिटी v1 नीचे की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस v1 जे कैप प्लस vb बी सिरे की वेलोसिटी, तो तब बी सिरे की वेलोसिटी v2 आगे की ओर है, तो बी सिरे की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, v2 आई कैप, जहां v2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, v1 tan थीटा लिख सकते हैं।
है तो ये बोल सकते हैं कि सेंटर मास की वेलोसिटी वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2, वीए वेक्टर को वी1 नीचे की ओर में तो वी1 माइनस जे के प्लस v2 वेक्टर कितना है, इसकी वैल्यू v2 जिसको v1 tan थीटा भी लिख सकते हैं, वो आगे की ओर आई कैप, तो सेंटर मास की वेलोसिटी va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2। आगे सॉल्व कर लेना, तो सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई। अब देखो, है ना, कोई इंसान हो तो, हाँ, ये कोई इंसान हो तो फीलिंग से ही बोलेगा कि सेंटर मास ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी v और vb के बिल्कुल बीच की होगी, मतलब va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2 डायरेक्ट ही करेंगे। लेकिन कोई डेढ़ बुद्धि हो तो चाहे तो इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ हम इस रिजिड बॉडी के चैप्टर के ये वाली चीज़ हम रिजिड बॉडी के चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को, है ना, किसी को इसका भी बहुत डिटेल जानना हो तो देख सकते हैं एक बार थोड़ा। ठीक है, तुम खुद बताओ कि इस बार ये जो रॉड है वो लीनियर मोशन भी कर रही है एज़ वेल एज़ रोटेशन मोशन भी कर रही है। दोनों कर रही है ना? तो चलो इसकी लीनियर वेलोसिटी को हम v सेंटर मास मान लेते हैं और सेंटर मास के बाद रोटेट करें तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेते हैं, है ना? तो बस हमको देखना है कि a और b इन दोनों सिरों की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो वैसे तो ये चीज़ इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कंबाइन मोशन में, लेकिन यहाँ अपने सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि इस बार रॉड लीनियर और रोटेशन दोनों मोशन कर रही है, मतलब कंबाइन मोशन कर रही है। तो होता है जो ए सिरा है उसकी भी वेलोसिटी एक तो लीनियर मोशन के कारण भी होगी और एक रोटेशन मोशन के कारण भी। तो बताओ इस सिरे की वेलोसिटी लीनियर मोशन के कारण तो कितनी होगी, v सेंटर मास वेक्टर, और रोटेशन मोशन के कारण कितनी होगी, ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ आर वेक्टर सेंटर मास से ए तक जाने वाला वेक्टर। या तो बोल सकते हैं कि रॉड कंबाइन मोशन करे तो ए पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर मोशन के कारण भी होगी और रोटेशन के कारण भी। लीनियर मोशन के कारण v सेंटर मास वेक्टर और रोटेशन के कारण ओमेगा क्रॉस आर, है ना? इसको तुम्हारे पढ़े लिखों के शब्दों में ए की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, बात वही है। ऐसे बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी एक तो लीनियर मोशन के कारण भी होगी और एक रोटेशन के कारण भी। लीनियर मोशन के कारण तो v सेंटर मास और रोटेशन के कारण ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन इस बार आर क्या होगा, सेंटर मास से बी पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर। तो था सेंटर मास से ए पॉइंट तक जाने वाले वेक्टर को हमने आर बोला है, तो सेंटर मास से बी पॉइंट तक जाने वाले वेक्टर को माइनस आर वेक्टर बोलेंगे। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर मोशन के कारण v सेंटर मास और रोटेशन के कारण ओमेगा क्रॉस आर की जगह माइनस आर, है ना? तुम्हारे पढ़े लिखों की लैंग्वेज में बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, ये हो गया। बस अब क्या करो, सिंपली दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एलएचएस में वीए प्लस वीबी इक्वल आरएचएस में 2v सेंटर मास, और बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ओमेगा क्रॉस आर है और ये ओमेगा क्रॉस माइनस आर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वीए प्लस वीबी इक्वल टू 2v सेंटर मास, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v सेंटर मास इक्वल टू va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2। बाकी ध्यान रखना है कोई मशीन ही मानव हो, कोई रोबोट हो उसको ये मेथड अच्छा लग सकता है, बाकी कोई इंसान हो तो बिल्कुल फीलिंग से ही बोल सकेगा कि इसका जो सेंटर मास है ए और बी के बिल्कुल बीच में है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी दोनों के बिल्कुल बीच की होगी, मतलब आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि सेंटर मास की वेलोसिटी सिंपली va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2, दैट्स ऑल। ज्यादा इतना, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल की खाल निकालना, वो जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही करेंगे। चलो अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमको बोल रखा है कि दीवार और फ्लोर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओरिजिन मानना है, हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मानना है। तो तुम खुद बताओ कि छोड़ेंगे तो रॉड घूमती हुई नीचे आएगी तो इसका सेंटर मास भी मूव करेगा। तो हमको देखना है कि इस पूरे मोशन के ड्यूरिंग रॉड का जो सेंटर मास है, इस सेंटर मास का लोकस क्या होगा, मतलब सेंटर मास के पाथ या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है ना? तो उसके लिए, है ना, उसको बिल्कुल मैथमेटिकली करते हैं। तो उसमें वही मान लेते हैं कि इस रॉड को छोड़ दिया है तो ये लगातार फिसलती हुई नीचे आएगी ना, है ना? इस रॉड को छोड़ दिया है तो मान लेते हैं कि रॉड लगातार फिसलती हुई नीचे आ रही है और किसी इंस्टेंट पर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। ये तुम खुद बताओ कि रॉड की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी लेकिन थीटा चेंज करेगा। चलो किसी इंस्टेंट पर रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो तुम आराम से बताओ
ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना? बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? रॉड की लेंथ L, तो हाइपोटेनस L है, ये एंगल थीटा है, तो L का ये कंपोनेंट या बेस कितना होगा? L cos थीटा, और L का ये कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कितना होगा? L sin थीटा। बस हम A और B के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं ना? चलो पहले इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो तब B पॉइंट L cos थीटा जितना आगे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो L cos थीटा और y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे जो A पॉइंट है वो L sin थीटा जितनी ऊपर है, तो बताओ जो A पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल 0 होगा और y कोऑर्डिनेट L sin थीटा। बस तुम बताओ कि किसी भी जनरल थीटा पर, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट देख लिए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट देख लिए, तो आप सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट देख सकते हो, है ना? तो ये तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, तो तुमको पता होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है A और B के बिल्कुल बीच में है, तो उसके कोऑर्डिनेट भी दोनों के मीन होंगे। तो तुम बताओ कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 + x2/2, तो x1 तो 0 + x2 L cos थीटा बाय 2, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 करेंगे तो L cos थीटा बाय 2, और ऐसे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2, y1 तो L sin थीटा प्लस y2 0/2, तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 मतलब L sin थीटा बाय 2 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है यार, कि किसी इंस्टेंट पर एंगल थीटा है, बस इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लिए, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लिए, तो द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दोनों के मीन होंगे। तो जनरल पोजीशन पर, है ना, बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल थीटा पर, किसी भी जनरल थीटा पर, किसी जनरल थीटा पर A के कोऑर्डिनेट ये हो गए, B के हो गए, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दोनों के मीन होंगे। मतलब किसी भी जनरल थीटा पर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट L cos थीटा बाय 2, L sin थीटा बाय 2 हो गए। बस तुम खुद बताओ कि किसी भी जनरल थीटा पर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? L cos थीटा बाय 2, और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट L sin थीटा बाय 2। मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो बताओ किसी भी जनरल पोजी, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? L/2 cos थीटा, और किसी भी जनरल पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? L/2 sin थीटा। बस अब हमको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट पे रिलेशन निकालना है, मतलब थीटा को हटाना है। तो तुम सभी को पता होगा कि ऐसे केस में थीटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इक्वल L/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल L/2 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो इधर कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और RHS को ऐड करोगे तो L/2 स्क्वायर कॉमन, और अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सेंटर ऑफ मास का लोकस या सेंटर ऑफ मास के पाथ की इक्वेशन कितनी आ गई? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू L/2 का स्क्वायर। और तुम देखते ही बताओ ये इक्वेशन किसके सिमिलर आ गई? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के सिमिलर आ गई। मतलब ये जो इक्वेशन है वो सर्किल के सिमिलर आ गई, मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। फिर सेंटर ऑफ मास का पाथ सर्कुलर होगा। तुम खुद बताओ कि जब रॉड बिल्कुल वर्टिकल थी तब इसका सेंटर ऑफ मास फर्स्ट से L/2 ऊपर होगा। फिर जब रॉड पूरी जमीन पे आ जाएगी तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 आगे होगा, और बीच में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का पाथ ऐसा सर्कुलर होगा। तो तुम बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के सिमिलर है। जब a स्क्वायर का काम L/2 का स्क्वायर, तो a कितना हो जाएगा? L/2। बस बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के सिमिलर है, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ सर्कुलर होगा, जिसके सेंटर का काम तो कौन करेगा? ये ओरिजिन, और उसकी रेडियस का काम कौन करेगा? L/2। ये हमने कर लिया। हाँ बच्चों, अब इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई रिजिड डिस्क है, मतलब कोई रिजिड सर्कुलर प्लेट है, और एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मोशन कर रही है, मतलब मान लेते हैं कि लीनियर और रोटेशन मोशन मिक्स कर रही है। तो कोई डिस्क कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो डिस्क पर, एंड डिस्क पर कोई भी दो पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी है, और दोनों के बीच डिस्टेंस एल है। फिर हमको दे रखा है कि किसी इंस्टेंट पर,
हमको दे रखा है किसी इंस्टेंट पर कि जो पार्टिकल ए उसकी वेलोसिटी v1 है, जो मिलाने वाली लाइन से 30 डिग्री एंगल पर है, और उस इंस्टेंट पर पार्टिकल बी की वेलोसिटी v2 जो मिलाने वाली लाइन से 60 डिग्री एंगल पर है। बस सबसे पहले हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर v1 और v2 में रिलेशन क्या होगा, और सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस इंस्टेंट पर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। कोई कोई डिस्क कॉम्प्लिकेट मोशन कर रही है, किसी इंस्टेंट पर इसके पॉइंट ए और बी की वेलोसिटी v1 v2 ऐसी दे रखी है। सबसे पहले v1 v2 में हमको रिलेशन निकालना है ना? तो बस हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि बता डिस्क बिल्कुल रिजिड है, इसलिए ये जो पॉइंट ए और बी है उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए, है ना? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ चुकी है कि डिस्क बिल्कुल रिजिड है, इसलिए इसके दोनों पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी वो बराबर होनी चाहिए। तो बस सिंपली दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं, है ना? तो चलो ये जो पॉइंट पार्टिकल ए उसकी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। बताओ एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग और एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी उसके भी कंपोनेंट करते हैं। एक तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। चलो पहले इसके करते हैं। तो ये वेलोसिटी v1 है और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, है ना? इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा v1 का cos 30। मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ v1 इंटू cos 30 √3/2, तो ये √3v1/2। और बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा v1 sin 30, तो v1 इंटू साइन 30 हाफ, तो ये v1/2 ये लिख देता हूँ। इसके भी कंपोनेंट करते हैं। बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 है और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट v2 cos 60, v2 cos 60 मतलब v2/2, और ये v2 sin 60 मतलब √3v2/2, इतना हो गया। दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए, है ना? बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ डिस्क बिल्कुल रिजिड है, तो इसके दोनों पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बराबर होनी जरूरी नहीं है, लेकिन मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। हमको पता है कि इसकी अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो डिस्क खींच करके लंबी हो जाएगी, और इसकी अलोंग वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो डिस्क कंप्रेस हो जाएगी, जबकि रिजिड है ना, खींचा दब नहीं सकती, इसलिए इसके दोनों पॉइंट की मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी ही चाहिए। बताओ, है ना? बताओ इस पार्टिकल की मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? √3v1/2, और इस पार्टिकल की मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी v2/2, ये बराबर होनी चाहिए। 2 से 2 कैंसल हो गया ना, तो इसको कैंसल करेंगे तो v2 इक्वल टू √3v1। तो हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर v1 और v2 में क्या रिलेशन हो गया? v2 इक्वल टू √3v1। तो तुम बताओ ये जो v2 है ना, बताओ v2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3v1 लिख सकते हैं। तो बताओ v2 की जगह √3v1 लिखेंगे तो उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा यार? √3/2। चलो यही कर देता हूँ, है ना? v2 इक्वल √3v1 आ गया ना, तो बताओ यहाँ v2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3v1 लिख सकते हैं। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? √3/2 इंटू √3v1, तो ये कितना आ जाएगा? 3v1/2 या 1.5v1, ये हो गया, है ना? तो फर्स्ट पार्ट तो कर लिया कि इस इंस्टेंट पर v1 और v2 में रिलेशन ये आ गया, देखना। अब सेकंड पार्ट देखना, तो देखो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी, है ना? इस इंस्टेंट पर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। ये तो मैंने अभी बताया था, सही है ना? मैंने अभी बताया था कि अ, सॉरी, ये मैंने उधर ही बताया था कि कभी भी कोई रिजिड बॉडी हो तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है ना? चमका कर बताया था कि कोई भी रिजिड बॉडी हो तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो चलो हम आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। ये तो मैंने अभी बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली v ओपन आर, ज्यादा परफेक्ट शब्दों में बोले तो हम कह सकते हैं कि केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाती है, इससे एंगुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर ओपन आर। लेकिन इस बार ये a और b दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं, दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर की जगह v रिलेटिव परपेंडिकुलर ओपन आर, जहां v रिलेटिव परपेंडिकुलर क्या होगा? a के रिस्पेक्ट में b की परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम स्मार्टली बताओ, तुम स्मार्टली बताओ कि a की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है? v1/2।
और बी पार्टिकल की परपेंडिकुलर वेलोसिटी 3v1/2 और दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए घटा देंगे। तो तुम देखते ही बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में बी की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 3v1/2 माइनस v1/2 इतना आता होगा। फिर वही इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी v1/2, इसकी 3v1/2, सेम डायरेक्शन है तो घटा देंगे, तो रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी 3v1/2 माइनस v1/2 इतनी आ गई, है ना, अपन आर इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, ए और बी के बीच डिस्टेंस एल दे रखी है, तो इससे सॉल्व करोगे तो ओमेगा कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v1/l, तो इस इंस्टेंट पर ओमेगा v1/l। और इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो, है ना, डायरेक्शन के लिए छोटा सा अलग से चित्र बनाया था, तुम खुद बताओ, ए के रिस्पेक्ट में बी की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी आई, डेढ़ v1 माइनस आधा v1, मतलब v1 आ गई ना, तो हम कह सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की परपेंडिकुलर वेलोसिटी v1 होगी इस डायरेक्शन में। तो तुम खुद बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में बी ऐसे मूव करता अपीयर होगा तो डिस्क कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी v1/l और ए के रिस्पेक्ट में भी ऐसा घूमेगा तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। बस अब अपना कंसेप्ट लगाएंगे। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी उतनी होती है, तो बताओ ए के रिस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी निकाली इतनी आ गई, तो तुम चाहो तो बी के रिस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी निकालो तब भी उतनी आएगी। और कोई डराने के लिए सेंट्रोमास के अबाउट पूछे तो सेंट्रोमास के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी उतनी होगी, और कोई इस पॉइंट के अबाउट पूछे तब भी आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। हाँ बच्चों, अभी तो हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पे बेस कुछ क्वेश्चन किए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी के मोशन कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि रिजिड बॉडी के मोशन दो टाइप के होते हैं। एक तो लीनियर मोशन, जिसको दूसरे शब्दों में ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, और दूसरा रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन, जिसको सिंपल शब्दों में स्पिन मोशन बोलते हैं। यानी क्या होते हैं वो तुमको पता होगा। ये जैसे मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी घूम बिल्कुल नहीं, केवल आगे बढ़ रही है, तो जो आगे बढ़ने वाला मोशन होता है उसको लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। और ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, उसको किसी पॉइंट पर हिंज कर दिया है, और इस बार इस एक्सिस के अबाउट केवल घूम रही है, मतलब केवल स्पिन कर रही है ना, तो इस टाइप के मोशन को रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन या स्पिन मोशन बोलते हैं। तो चलो दोनों मोशंस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले रिजिड बॉडी का लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, इसको देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि पत्थर जैसी कोई भी रिजिड बॉडी है, ये घूम बिल्कुल नहीं रही, केवल आगे बढ़ रही है, तो जो आगे बढ़ने वाला जो मोशन होता है उसको हम लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। और तुम मान के चलना कि रिजिड बॉडी के लीनियर मोशन को तो हम मैकेनिक्स के पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये तो तुम मान के चलना कि अभी तक हमने मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, मोमेंटम वाला चैप्टर, तो तुम मान के चलना कि अभी तक हमने मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने रिजिड बॉडी का केवल लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ा था। और ये भी तुमको पता होगा कि बता रिजिड बॉडी का जो लीनियर मोशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये बताओ, ये जो शुरू वाला जो पार्ट था उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और बाद वाला जो पार्ट था उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यही पता होगा कि लीनियर मोशन की जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम केवल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं। और ध्यान रखना कि रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन में हमने केवल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की स्टडी की थी, जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और उसके बाद है ना, उसके बाद जो हायर लेवल की क्वांटिटीज हैं, जैसे कि फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये वाला जो पार्ट होता है उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वाले जो चैप्टर हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम वाला चैप्टर, उसमें हमने लीनियर मोशन की डायनेमिक्स भी पढ़ ली थी। मतलब तुम समझ जाना कि रिजिड बॉडी का लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन तो हमने मैकेनिक्स में कंप्लीट कर लिया था। तो चलो अब हम रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन या स्पिन मोशन इसको देखते हैं।
तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है ना? मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है, उसको किसी पॉइंट पर हिंज कर दिया है और इस बार ये रिजिड बॉडी इस हिंज पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रही है, मतलब स्पिन कर रही है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार है ना, इस बार रिजिड बॉडी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रही, इस हिंज पॉइंट के अबाउट केवल स्पिन कर रही है, घूम रही है। तो इस टाइप के मोशन को रोटेशन मोशन या स्पिन मोशन बोलते हैं, ठीक है? अब तुम अच्छे ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन के सारे कंसेप्ट लीनियर मोशन के सिमिलर होते हैं। ये तो ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन के सारे कंसेप्ट लीनियर मोशन के सिमिलर होते हैं। तो जैसे लीनियर मोशन को हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही रिजिड बॉडी का जो रोटेशन मोशन है उसको भी हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन की जो काइनेमेटिक्स है उसको तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया था। है तो ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन की काइनेमेटिक्स को हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था और हमको पता है कि रोटेशन मोशन की काइनेमेटिक्स बिल्कुल लीनियर मोशन के सिमिलर है। और हमको पता है कि लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन की भी जो काइनेमेटिक्स है उसको तो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो बस अब तो मान के चलना कि अब इस रिजिड बॉडी के चैप्टर में हम रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन पढ़ेंगे और रोटेशनल मोशन की भी केवल डायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ा था। ये तो ध्यान रखना कि मान के चलना कि रिजिड बॉडी का अधिकतर पार्ट तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, तो मान के चलना कि इस चैप्टर में हम रिजिड बॉडी का केवल रोटेशन मोशन पढ़ेंगे और रोटेशन मोशन की भी केवल डायनेमिक्स पढ़ेंगे। है तो देखो तुम खुद बताओ कि डायनेमिक्स की कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मोमेंटम हो, कोई भी हो, डायनेमिक्स की हर क्वांटिटी में मास जरूर इन्वॉल्व होता है ना? फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम कोई भी हो, डायनेमिक्स की हर टर्म में मास जरूर इन्वॉल्व होता है। बस अब हमको रोटेशन मोशन की भी डायनेमिक्स देखनी है। बस रोटेशन मोशन की डायनेमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज हमको ये देखनी होगी कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम कौन करता है, वो देखना है। ये पता चल गया, उसके बाद तो इस चैप्टर के दरवाजे ही खुल जाएंगे, है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? मैंने पहले ही बताया था आपको। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि रोटेशन मोशन के सारे कंसेप्ट लीनियर मोशन के सिमिलर हैं। तो तीन चीजें तो हमको पता है कि लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। बस अब हमको अब हमको सबसे मेन चीज देखनी है कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है और रोटेशन मोशन में वो काम कौन करता है, वो देखना है। हाँ बच्चों, ये तो हमको यही देखना है कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम कौन करता है, वो देखना है। तो उसके लिए हम मास से रिलेटेड किसी भी टर्म का यूज कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हम मास से रिलेटेड इस फोर्स का भी यूज कर सकते हैं, मास से रिलेटेड मोमेंटम का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मास से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी इसका भी यूज कर सकते हैं। तुम किसी का भी यूज करो, आंसर वही आएगा। लेकिन तुम खुद बताओ कि फोर्स और मोमेंटम वेक्टर होते हैं, उस पे हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा जो थोड़ा टफ होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल स्केलर होती है, उसको तो हम रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसलिए है ना, ध्यान रखना, इसलिए लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम कौन करेगा, वो देखना है ना। तो उसको देखने के लिए हम सबसे सिंपल टर्म काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, है ना? मास का काम रोटेशन मोशन में कौन करता है वो देखना है, तो उसके लिए हम सबसे सिंपल टर्म काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे। मतलब क्यों, तो हम क्या करेंगे कि रोटेट कर रहे किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, है ना? ये करेंगे कि रोटेट कर रहे किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि
उस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मास की जगह कौन आ गया वो देखेंगे, ठीक है? हाँ बच्चों, लीनियर मोशन जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम कौन करेगा वो देखना है। तो उसके लिए हम अगला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको पढ़ते हैं, है ना? तो वही मास का काम रोटेशन मोशन में कौन करेगा, उसको देखने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे, है ना? मतलब हम क्या करेंगे कि सिंपली रोटेट कर रहे किसी रिजिड बॉडी के टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की टर्म में मास की जगह कौन आ गया वो देख लेंगे। है तो चलो मान लेते हैं कि पत्थर जैसी कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है ना, पत्थर जैसी कोई भी रिजिड बॉडी है, इसको इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है और मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये रिजिड बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, मतलब स्पिन कर रही है ना? हमको ये भी पता है कि बताओ जो रिजिड बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। तो चलो मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल का मास m1 और इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, तीसरे पार्टिकल का मास m3, इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 और ऐसे करते-करते nवे पार्टिकल का मास mn और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है ना? तो ये तो हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हर एक पार्टिकल की लीनियर स्पीड देखनी होगी। तो चलो तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो, है ना? कॉमन सेंस से बोल सकते हो, बताओ हर एक पॉइंट बराबर एंगल घूमेगा, इसलिए हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। तुम खुद बताओ कि अगर ये पत्थर या रिजिड बॉडी अगर 10 डिग्री घूम गया, तो हर एक पार्टिकल भी 10 डिग्री घूमेगा ना? बस हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल बराबर एंगल घूमेगा, इसलिए हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन सबकी एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग है, इससे सबकी लीनियर स्पीड अलग-अलग होगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर एक पार्टिकल बराबर एंगल घूमेगा, इसलिए हर किसी की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन सबकी एक्सिस से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। चलो अ, हर किसी की लीनियर स्पीड देख लेते हैं, पहले इसकी देखते हैं। तो बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि अ, ये पूरी रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है ना, तो बता इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर ऐसी होगी और इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा इंटू r1। वैसे बताओ इसकी भी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और इसकी भी लीनियर स्पीड कितनी होगी? v2 इक्वल टू ओमेगा इंटू r2। इसकी भी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और v3 इक्वल टू ओमेगा इंटू r3 और वैसे ही इसकी भी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी और कितनी होगी? ओमेगा इंटू rn इतनी होगी। ठीक है, बस अब हमको देखना है ना? हमको देखना है कि रोटेट कर रहे इस रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इस रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो चलो पहले इस फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो आराम से बताओ, इस फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। बताओ पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 और v1 की जगह ओमेगा r1 का स्क्वायर ही होगी। ऐसे बताओ दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हाफ m2 और v2 की जगह ओमेगा r2 का स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m3 और v3 की जगह ओमेगा r3 का स्क्वायर और ऐसे करते-करते nवे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mn और vn की जगह ओमेगा rn का स्क्वायर। बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि सिंपली हर एक है ना, इस रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख दी और टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपली सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हो। तो बस इस रोटेट करे रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी, लिख देता हूँ। है ना? मैं लिख देता हूँ कि रोटेट कर रहे इस रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। अब देखो इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बताओ इसमें एक तो हाफ कॉमन आ जाएगा, है ना? तुम बताओ
कि इसमें एक तो हाफ कॉमन आ जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना? वही की टोटल काइनेटिक एनर्जी में हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तुम बताओ कि हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये प्लस ऐसे ऐसे करते हुए mn इंटू आर एन स्क्वायर ये हो गया। सही है ना? वही की इस है ना, इस रोटेट कर रही रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी देख ली। तो इसमें हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते mn rn स्क्वायर हो गई। तो बस पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि रोटेट कर रही इस रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ दिस थिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर हो गई। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं कि इसको हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं। तो तुम बताओ कि अगर रिजिड बॉडी प्योरली लीनियर मोशन करती तो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो ये तुम सोच के बताओ कि अगर रिजिड बॉडी प्योरली लीनियर मोशन करती तो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ दिस थिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर आ गई। बताओ, दोनों का एक्सप्रेशन सिमिलर है ना? ये बोल सकते हैं कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ दिस थिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो बताओ, दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर हैं। तो तुम खुद बताओ कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी में जो काम वी स्क्वायर कर रहा था, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में वही काम ओमेगा स्क्वायर कर रहा है। तो ये तो हमको पहले से ही पता था, है ना? हमको पहले से ही पता था कि लीनियर मोशन में जो काम v करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करती है। तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पता चली कि बता लीनियर मोशन में जो काम मास करता था, रोटेशन मोशन में वो काम कौन कर रहा है बताओ? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये कर रहा है ना? तो ये ध्यान रखना कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ दिस थिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों के एक्सप्रेशन सिमिलर हैं। लीनियर मोशन जो काम वेलोसिटी करती थी, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो ये तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन नहीं, ये तो पहले से ही पता है, लेकिन अब हमको, है ना, अब हमको सबसे मेन चीज ये पता चल गई कि लीनियर मोशन जो काम मास करता था और रोटेशन मोशन में वो काम कौन कर रहा है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये कर रहा है। बस जो हमको चाहिए था हमको मिल गया ना, हमको पक्का पता चल गया कि लीनियर मोशन जो काम मास करता है और रोटेशन मोशन में वही काम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये वाली टर्म करती है। और इस टर्म को बड़े लोगों ने क्या नाम दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नाम दिया है, ठीक है? बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? वही बोलो, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, ये वाली चीज हमको पता चल गई तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन है वही काम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये टर्म करती है। और इस टर्म को लोगों ने क्या नाम दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया। बस अब हम किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये जो टर्म होती है उसको लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया। या मूर्खों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। जहां बताओ, जहां m1 m2 m3 तो इन पार्टिकल्स के मास हैं और r1 r2 r3 क्या है? इस पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ बच्चों, तो ये 3 चीज़ें तो हमको पहले से ही पता थी, है ना? तो हमको पहले से ही पता था कि लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये 3 चीज़ें तो हमको पहले से ही पता थी, लेकिन अब हमने चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी पढ़ ली। तो अब हमको ये भी पता चल गया कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है,
रोटेशन मोशन में वो काम m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर ये वाली टर्म करती है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट का काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का काम एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता चल गई कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो मास का काम रोटेशन मोशन में कौन करता है वो देख लिया ना, तो ध्यान रखना कि अब सही शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अब अपने ये रिजिड बॉडी के चैप्टर का दरवाजा खुल गया। मास का काम करता कौन करता है वो देख लिया ना, तो ध्यान रखना कि अब सही शब्दों में बोले तो अपने रोटेशन मोशन वाले चैप्टर का दरवाजा खुल गया। तो ध्यान रखना कि इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब तो तुम रोटेशन मोशन के सारे फॉर्मूले लीनियर मोशन के सिमिलर बना सकते हो, है ना? वैसे तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतने से जो हमको इन्फॉर्मेशन पता चली ना, उससे तुम चाहो तो लीनियर मोशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले को रोटेशन मोशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। जी चलो, सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक? इसी का केस दे रहा हूँ। तो हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे लीनियर मोशन करे, तो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो बस हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि होता लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है ना, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी। तो बस अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। वैसे ही रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह I और v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। चलो एक और चीज देख लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। है तो चलो हमको पता है, हमको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करे या ट्रांसलेटरी मोशन करे, तो इसके लिए तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम रोटेशन मोशन का न्यूटन्स लॉ देखते हैं। तो देखो, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना? ये चीज आगे पढ़ेंगे कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है ना? एक दो लेक्चर के आगे पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन मोशन में वही काम टॉर्क करता है ना। तो बस लीनियर मोशन का न्यूटन्स लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही रोटेशन मोशन का न्यूटन से सेकंड लॉ क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स की जगह रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू मास की जगह आई और एक्सेलरेशन ए की जगह अल्फा। तो लीनियर मोशन का न्यूटन्स लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही रोटेशन मोशन का न्यूटन्स लॉ, रिजल्टेंट फोर्स की जगह रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह आई इनटू अल्फा। चलो एक और चीज हम मोमेंटम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, तो हमको पता है कि इसका लीनियर मोमेंटम तो कितना होता है? m इंटू वी। अब अच्छे तुम ध्यान रखना, है ना, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि लीनियर मोशन में जो काम मोमेंटम करता है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर मोमेंटम करता है। तो स्मार्टली बताओ कि जैसे लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m की जगह i और v की जगह ओमेगा। तो ये तो मैंने कुछ फॉर्मूले कन्वर्ट किए, है ना? तो कुछ फॉर्मूले कन्वर्ट किए, बाकी आगे तुम, है ना, आगे तुम मान के चलना कि रोटेशन मोशन के लगभग सारे के सारे फॉर्मूले लीनियर मोशन के सिमिलर हैं। बस मेन चीज है कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशन मोशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो अब रोटेशन मोशन के सारे फॉर्मूले तुम लीनियर मोशन के सिमिलर निकाल सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ रहा हूँ यार। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी देख लिया, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी देख लिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने यूज भी देखा, ठीक ना? अब देखो, इतना सारा बताने के बाद भी कई लोगों को प्रैक्टिकली पता नहीं चलता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रैक्टिकली क्या चीज है, पता नहीं चलता है ना? तो उनके लिए, है ना, उनके लिए मैं एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बिल्कुल अनपढ़ों की लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अनपढ़ों की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, है ना? अनपढ़ों की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आलसी हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को मास या इनर्शिया बोलते हैं। या न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा। वही तुमको पता होगा कि
है ना? पता होगा कि जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आलसी हो जाता है, उसको हम मास से इनर्शिया बोलते हैं। तुमको पता होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है ना? जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वो ज़्यादा भारी होगा तो ज़्यादा आलसी होगा, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, लीनियर वेलोसिटी भी कम होगी और एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो ये बोल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आलसी हो जाता है उसको मास या इनर्शिया बोलते हैं। वैसे हम बोल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में आलसी हो जाता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। है ना? तो ध्यान रखना कि जिस प्रॉपर्टी के कारण ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में आलसी हो जाता है उसको मास या इनर्शिया बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में आलसी हो जाता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो आगे तुम पढ़ोगे कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो रोटेशन मोशन में आलसी हो जाएगा। रोटेशन मोशन में आलसी हो जाएगा मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी, और उतना ही टॉर्क लगाने पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी कम आएगा। बस बिल्कुल आर्ट्स के बच्चों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मास से इनर्शिया क्या होता है? लीनियर मोशन का आलसीपन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशन मोशन का आलसीपन। हाँ बच्चों, अभी तो हमने असली चीज़ देखी, और ध्यान रखना कि असली चीज़ तो यही है कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस पूरे टर्म को लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया। लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है उसको बिल्कुल अपनी शुद्ध किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं, है ना? तो चलो इस बार है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि पत्थर जैसी कोई भी रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब स्पिन कर रही है। तो हमको अच्छे पता है कि इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। तो चलो मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल का मास m1 और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, दूसरे पार्टिकल का मास m2 इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, तीसरे पार्टिकल का मास m3 इसकी डिस्टेंस r3, और ऐसे करते-करते nवें पार्टिकल का मास mn और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है। तो फिर हमको देखना है कि इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, है ना? हम पहले ही देख चुके हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे-ऐसे करते-करते प्लस mn rn स्क्वायर। और हमको अच्छे पता है कि इसमें m1 m2 m3 ये क्या होते हैं? पार्टिकल के मास, और R1, R2, R3 ये क्या होते हैं? पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तुम खुद बताओ कि पार्टिकल की एक्सिस से तो डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इसमें R1, R2, R3 क्या है? पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये देख लिया, ठीक है? अब देखो ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा ना, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना? इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट, है ना? ऐसे बोल सकते हैं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर, है ना? तो बस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर लो, तो टोटल इन सब का एडिशन आ जाएगा, ठीक है? अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना। देखो तुम साफ, है ना, तुम साफ-साफ देख सकते हो कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में m इंटू आर स्क्वायर करते हैं। खुद बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m इंटू आर स्क्वायर करते हैं ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कोई पार्टिकल एक्सिस के इस साइड हो या अपोजिट साइड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हम आर का स्क्वायर करते हैं, है ना? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि कोई पार्टिकल एक्सिस के अपोजिट साइड हो, है ना? कोई पार्टिकल एक्सिस के अपोजिट साइड हो, तो इसका आर भले ही नेगेटिव होगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो ये अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है? तुम अच्छे ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में m इंटू आर का स्क्वायर करते हैं, इसलिए अगर पार्टिकल एक्सिस के अपोजिट साइड हो या आर नेगेटिव हो तब भी इसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाता है।
तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पार्टिकल एक्सिस के इस साइड हो या अपोजिट साइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर का स्क्वायर करते हैं इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कई मूर्ख लोग ये लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर माइनस m3 r3 स्क्वायर लिख देते हैं। तो माइनस लिखने का शौक है तो ऐसे लिखना कि तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 और माइनस r3 का स्क्वायर ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक ना? तो ध्यान रखना कि पार्टिकल एक्सिस की इस साइड उस साइड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बिंदास जुड़ेंगे ही, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक ना? अब देखो तुम कंपैरेटिवली बोल सकते हो, बताओ सेंटर ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला था, है तुम बताओ, ये जो सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला था उसमें r का स्क्वायर नहीं था यार। सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले में तो m1 r1 प्लस m2 r2 ये होता था। तो ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले में तो m1 r1 प्लस m2 r2 में तो इसमें r की पावर 1 की टर्म थी। तो सेंटर ऑफ मास में तो पार्टिकल एक्सिस के इस साइड अपोजिट साइड और सेंटर ऑफ मास में तो फर्क पड़ता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में r स्क्वायर आता है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पार्टिकल एक्सिस के इस साइड हो उस साइड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बच्चों, अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ध्यान से देखना, ये तुमको दे रखा है कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस है उसको जेड एक्सिस बोल रहे हैं। ये ऑब्वियस ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब इसमें हम है ना, अब इसमें हमको दे रखा है कि m मास के 3 छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं। ये ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं और इन तीनों पार्टिकल्स को हमने हल्की ये मतलब मासलेस लेकिन रिजिड रॉड से जोड़ दिया है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो बस आराम से बताओ, ये 3 पार्टिकल है, इनको रिजिड लेकिन मासलेस रॉड से जोड़ दिया है, तो बताओ एक रिजिड फ्रेम बन गई, मतलब रिजिड बॉडी बन गई। तो बस हमको पूछा है कि इस पूरे रिजिड फ्रेम को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाए, मतलब ऐसे घुमाए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दूसरा पूछा है कि इस पूरी रिजिड बॉडी को अगर वाई एक्सिस के अबाउट में तो ऐसे घुमाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और तीसरा पूछा है कि इस पूरी रिजिड बॉडी को इस जेड एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे घुमाए, तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले पार्ट पे हमको पूछा है कि इस पूरी रिजिड बॉडी को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इस पूरी फ्रेम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना। बस कर सकते हैं ना यार। इस बार इस बार एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बिल्कुल जीरो है। तुम देखते ही बताओ, हम्म, तुम देखते ही बताओ कि छोटा सा पार्टिकल है और एक्स एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, दिख रहा है ना कि छोटा सा पार्टिकल है और एक्स एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, तो द एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जीरो होगी, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। या चाहो तो मूर्खों टाइप से लिख भी सकते हो कि एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 इसका मास m इंटू r1 इस पार्टिकल के एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बताओ ये तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पर ही उपस्थित है, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो। ऐसे बताओ एक्स एक्सिस की अबाउट इस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो स्मार्ट पर्सन शक्ल देखते ही बता सकता है कि ये पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो। या चाहो तो लिख सकते हो कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m2 r2 स्क्वायर, तो m2 m, और r2 इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जीरो, तो इसका भी जीरो। और बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m3 r3 स्क्वायर। तो बताओ m3 तो इसका मास m, और r3 इस पार्टिकल के एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो निकाल सकते हो ना। बताओ सिंपली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो स्मार्टली बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ए है और इसके साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ए का ये कंपोनेंट ए cos 60
और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट ए sin 60। तो बस हम बोल सकते हैं कि बेस कितना होगा a cos 60 मतलब a/2 और ए परपेंडिकुलर a sin 60 मतलब √3a/2। तो तुम बताओ कि x एक्सिस के अबाउट इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 और x एक्सिस के अबाउट इस तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3 स्क्वायर। तो m3 तो m और r3 इस पार्टिकल की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3a/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास 3ma² 4 बस x एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 3ma² 4 हो गया। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट पे हम क्या करा रहे हैं कि इस पूरी फ्रेम को y एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो y एक्सिस के अबाउट इस पूरी फ्रेम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस वही कंसेप्ट यार कि अब y एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि y एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0, देखते ही बताओ कि ये पार्टिकल तो y एक्सिस पर ही है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। या चाहो तो मूर्खों टाइप से लिख सकते हो कि y एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर, तो m1 तो m और r1 इस पार्टिकल की y एक्सिस से डिस्टेंस 0 प्लस y एक्सिस के वर्ड बताओ इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, तो m2 m और r2 इस पार्टिकल की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a का स्क्वायर। और ऐसे बताओ y एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r3 स्क्वायर, तो m3 m इंटू r3 इस पार्टिकल की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये a/2 है तो ये भी a/2। तो y एक्सिस की अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r3 स्क्वायर, तो m3 तो m और r3 इस पार्टिकल की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5ma²/4। ये y एक्सिस के अबाउट आ गया। चलो अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरे है ना, तीसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं कि इस पूरी फ्रेम को प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है मतलब z एक्सिस है, इसको चित्र में तो बता नहीं पा रहा हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना। पूछा है कि हमको पूछा है कि अ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब z एक्सिस के अबाउट इस पूरी फ्रेम को घुमाए। तो z एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब z एक्सिस के अबाउट पूछा है ना, तो बस z एक्सिस के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। चलो देखते ही बताओ कि इस वर्टिकल एक्सिस या z एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 बताओ। ये पार्टिकल तो z एक्सिस पर ही है, तो z एक्सिस डिस्टेंस 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। या मूर्खों टाइप से लिख भी सकते हो कि z एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 तो m और r1 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 का स्क्वायर। ऐसे बताओ z एक्सिस की अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, तो m2 m और r2 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है ना। तुम खुद बताओ, ये मैं टैब पे बता तो नहीं पाऊंगा लेकिन तुम खुद सोच के बताओ कि ये जो z एक्सिस है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तुम खुद बताओ कि जो z एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो होता है इस एक्स वाई प्लेन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होंगी, है ना। तो z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्स वाई प्लेन की सारी डिस्टेंसेस z एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 m इंटू r2 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a का स्क्वायर। और स्मार्टली बताओ कि z एक्सिस के अबाउट इस तीसरे पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r3 स्क्वायर, तो m3 तो m इंटू r3 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी a का स्क्वायर। बताया था ना अभी कि z एक्सिस वर्टिकल है, तो होता हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी। तो z एक्सिस की वर्ड इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 m इंटू r परपेंडिकुलर मतलब a का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो z एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma² आ गया। तो बस हर एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। अब देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो, तुम बताओ
इसमें आई एक्स प्लस आई वाई को ऐड करेंगे तो आई जेड आएगा या नहीं आएगा? तुम खुद बताओ कि आई एक्स 3/4 एम स्क्वायर, आई वाई 5/4 एम स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 2 एम स्क्वायर आएगा ना। तो देखो इसमें हम एक है ना, इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि इस केस में आई एक्स प्लस आई वाई को ऐड करने पर आई जेड आता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, ये जो थ्योरम होती है उसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। और अच्छे ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तभी वैलिड होती है जब ये फ्रेम बिल्कुल प्लेनर है। तो तुम बताओ कि फ्रेम बिल्कुल प्लेनर है ना, एक्स वाई प्लेन में ही तो बस फ्रेम बिल्कुल प्लेनर है, इसीलिए आई एक्स प्लस आई वाई को आई जेड हो रहा है। बाकी अगर 3D में होती, जो चौथा पार्टिकल पिरामिड के टाइप से ऊपर लगा देते, तो अगर ये है ना, अगर जो फ्रेम है वो फ्लैट नहीं होती, उसकी जगह 3D में होती, तो फिर ये चीज वैलिड नहीं होगी। बाकी कोई भी फ्रेम प्लेनर हो तो उसमें आई एक्स प्लस आई वाई को आई जेड वैलिड होगा। हाँ बच्चों, इसी का एक क्वेश्चन मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि एम मास के ऐसे 4 पार्टिकल हैं और चारों पार्टिकल ए साइड के किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं, ठीक है। और इन चारों पार्टिकल को हमने रिजिड लेकिन मासलेस रॉड से जोड़ दिया है, तो ये रिजिड फ्रेम बन गई, मतलब रिजिड बॉडी बन गई। बस हमको पूछा है कि इस पूरी फ्रेम को सेंट्रोमास से पास होने वाले और किसी एक साइड के पैरेलल इस एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। फिर इस पूरी फ्रेम को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर पूरी फ्रेम को इस वर्टिकल या जेड एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और लास्ट पार्ट में पूछा है कि पूरी फ्रेम को अगर इस डायगोनल ए बी के अबाउट घुमाएं तो डायगोनल ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और इसको खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। देख लेते हैं। ये तो एम मास के 4 पार्टिकल हैं, मासलेस रॉड से जोड़ दिया है। तो देखो सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि पूरी फ्रेम को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो एक्स एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अभी एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। चलो आराम से बताओ कि एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 m इंटू r1 इस पार्टिकल की है ना, m1 तो m और r1 इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। वैसे एक्स एक्सिस की अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 m और r2 a/2 का स्क्वायर। मूर्खों टाइप से माइनस तो नहीं कर दोगे ना, मैंने चमका कर बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पार्टिकल एक्सिस के इस साइड हो या अपोजिट साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि r का स्क्वायर करते हैं। वैसे ही एक्स एक्सिस की अबाउट इस तीसरे पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 m इंटू r3 इस पार्टिकल की भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। और एक्स एक्सिस के अबाउट चौथे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m4 m और r4 इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। अब हमको पूछा है कि पूरी फ्रेम को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाए तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही बता सकता है कि बताओ इस बार एक्स और वाई एक्सिस में कोई अंतर नहीं है, दोनों इस बार सिमेट्रिकल है। तो एक्स एक्सिस की अबाउट इतना है तो सिमेट्रिकली वाई एक्सिस के अबाउट भी उतना ही होगा, लेकिन चाहो तो मूर्खों टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अब कम लिखेंगे। तो बस वाई एक्सिस के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो बताओ वाई एक्सिस की अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 m इंटू r1 इस पार्टिकल की वाई एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर। वैसे वाई एक्सिस की अबाउट दूसरे पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, वाई एक्सिस की अबाउट तीसरे का भी उतना ही होगा और चौथे का भी उतना ही होगा। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर उतना ही आएगा, है ना। चलो अब देखो, अब हमको पूछा है कि इस पूरी फ्रेम को इस
वर्टिकल एक्सिस या जेड एक्सिस की अबाउट घुमा है, तो जेड एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस हम क्या करेंगे, इस जेड एक्सिस के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो स्मार्टली बताओ कि जेड एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर। तो m1 m और r1 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाल सकते हो ना। तो तुमको अच्छे पता होगा कि स्क्वायर की टोटल साइड a, तो ये a/2 और ये भी a/2, ये a/2 ये भी a/2, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 का √2। सॉल्व करेंगे तो a/√2 हो जाएगा। तो बताओ z एक्सिस की अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 तो m और r1 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर है ना। हमको अच्छे पता है, मैंने तुमको अभी बताया था, है ना, मैंने तुमको उधर ही बताया था कि जो z एक्सिस है वो वर्टिकल है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। बताओ z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर तो वर्टिकल है, तो बताओ z एक्सिस वर्टिकल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होंगी। तो बस z एक्सिस की अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर। ऐसे बताओ z एक्सिस की अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m2 r2 स्क्वायर, तो m2 m और r2 a/√2 का स्क्वायर। z एक्सिस की अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 m और r3 इस पार्टिकल की z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर। और चौथे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m4 m इंटू r4 इस पार्टिकल की भी z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma स्क्वायर आ गया। तो बस तुम खुद बताओ, ये बताओ इस बार भी ix प्लस iy को ऐड करने पर iz आएगा या नहीं आएगा, देख सकते हो ये ix प्लस iy को ऐड करने पर iz आ रहा है। और मैंने चमका कर बताया था कि ix प्लस iy को ऐड करने पर iz तभी आता है जब ये फ्रेम प्लेनर हो। तो ये फ्रेम बिल्कुल फ्लैट या प्लेनर है, इसीलिए ix प्लस iy को iz आ रहा है। बाकी अगर ये 3D की होती तो फिर ये चीज वैलिड नहीं होती। चलो अब लास्ट पार्ट पे हमको पूछा है कि अगर इस फ्रेम को डायगोनल AB के अबाउट घुमाए तो डायगोनल AB के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस घबराते नहीं है, अब डायगोनल AB के अबाउट पूछा है तो डायगोनल AB के अबाउट भी हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि डायगोनल AB के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बताओ। ये जो पार्टिकल है वो तो डायगोनल AB पर ही है, तो डायगोनल AB से डिस्टेंस 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। या मूर्खों टाइप से लिख भी सकते हो कि डायगोनल AB के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो m1 तो m और r1 इस पार्टिकल की डायगोनल AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 का स्क्वायर। वैसे डायगोनल AB के अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये भी पार्टिकल डायगोनल पे ही है, इसकी भी डायगोनल AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। चाहो तो m2 इंटू r2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन वो 0 आएगा। ऐसे बताओ डायगोनल AB के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r3 स्क्वायर, m3 m इंटू r3 इस पार्टिकल की डायगोनल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर, है ना। और ये डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m4 r4 स्क्वायर, तो m4 m इंटू r4 इस पार्टिकल की भी डायगोनल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास ma स्क्वायर। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते